नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बोर मॉडल की। इससे पहले हम बोर मॉडल से संबंधित हम 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो बोर मॉडल की परिकल्पनाओं को लेकर था और जो दूसरा हमने वीडियो पढ़ा उसमें हमने वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या और उस वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेग को लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को लेकर कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। K = ½ mv²। और हमने बोर की पहली परिकल्पना पढ़ी थी, बोर की प्रथम परिकल्पना से। बोर की पहली परिकल्पना थी दोस्तों mv²/r इक्वल टू था kZe²/r²। यहाँ एक r से r काट देता हूं तो mv² बनेगा kZe² क्या बनेगा दोस्तों, r। तो हम क्या करेंगे, mv² की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो k = हमारे पास बनेगा 1/2 kZe² क्या बनेगा दोस्तों, r। तो किसी वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से दी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर r का मान बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यहां से k का मान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। r का मान अगर बढ़ेगा तो k का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखिए नाभिक से दूर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्याओं के मध्य ऊर्जा का अंतराल बढ़ता है। हमने पढ़ा था कि वेग का मान घटता है और वेग घटेगा तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो वेग से संबंधित होती है, गति के कारण ही बनती है। तो नाभिक से दूर जाने पर गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को लेकर। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = K Q1 Q2/r। याद रखेंगे दोस्तों, बल के फॉर्मूले में यहाँ r का स्क्वायर आता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में नीचे केवल r आता है। हम जब भी कूलम्ब बल ज्ञात करते हैं आवेशों का चिन्ह नहीं लेते हैं, लेकिन जब भी स्थितिज ऊर्जा मालूम करेंगे आवेशों को हमेशा चिन्ह सहित लिखा जाता है। तो देखिए नाभिक में हमारे पास आवेश होता है धनावेश Zd, और सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है कक्षा में, उसके पास होता है आवेश माइनस का E। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। स्थितिज ऊर्जा जब भी मालूम करेंगे आवेशों को हमेशा चिन्ह सहित लिखेंगे। इन दोनों के बीच की मैंने दूरी बनाई दोस्तों कितनी, r। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या बनेगी, kZd माइनस का E/r। तो U = बन गया -kZe² क्या बना, r। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो कुल ऊर्जा को दोस्तों मैं TE से प्रदर्शित करता हूं। टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होगी, दोनों का योग होगा। तो टोटल ऊर्जा हमारे पास कितनी बनेगी, K का मान तो ये रहा 1/2 kZe²/r और U का मान है हमारे पास kZe² क्या, r। तो देखिए दोस्तों दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन कर लेंगे kZe²/r। यहां से बचा हाफ और यहां से बचा 1। तो हाफ प्लस का है 1 माइनस का है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो बनेगी -1/2 kZe²/r। तो आप याद रखेंगे यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो उसकी कुल ऊर्जा होती है दोस्तों -1/2 kZe²/r। -1/2 kZe²/r। अब देखिए जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा, यहां से देखिए स्थितिज ऊर्जा में देखिए पहले, जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे U का मान बढ़ेगा या घटेगा, U का मान घटेगा लेकिन वो माइनस में घटेगा। मतलब एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे r का मान हमारे पास बढ़ेगा,
नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक आप ध्यान रखेंगे, नाभिक से जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मान माइनस में आ रहा है, ये मान माइनस में आ रहा है। अगर आप आर का मान बढ़ाओगे तो यू का मान माइनस में घटेगा। माइनस में घटने का मतलब है एक तरीके से वो हमारे पास बढ़ रहा है। जैसे पहले माइनस का 10 था तो फिर आर का मान बढ़ रहा है, माइनस का 6 या माइनस का 5 ही रह जाएगा, जो कि एक बड़ा मान है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। अब देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, ये सपोज ये हमारे पास नाभिक है, हम नाभिक से इधर दूर जा रहे हैं दोस्तों। नाभिक से दूर जाने पर अभी तक हमने क्या सीखा, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, दूर जाएंगे नाभिक से तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा। हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में, त्रिज्याओं के बीच का जो अंतर है उसका मान भी बढ़ेगा। नाभिक से दूर जाएंगे तो वेग का मान घटेगा, वेग घट रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। और टोटल ऊर्जा कंजर्व होती है, गतिज ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा यू का मान दोस्तों बढ़ेगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन तीनों को कंपैरेटिवली देखते हैं, गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को और इसकी कुल ऊर्जा को। तो एक तरीके से देखिए, गतिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा, अगर ये माइनस के चिन्ह को अगर मैं छोड़ दूं तो दोनों में मान बराबर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में मान बराबर निकल के आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल ऊर्जा के बराबर होती है माइनस के चिन्ह के साथ। मतलब अगर मैं टोटल ऊर्जा को माइनस से गुणा कर दूं तो वो किसका मान देगी, गतिज ऊर्जा का। देखिए टोटल ऊर्जा ये थी, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का बढ़ जाएगा, तो फिर ये मान किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के। जबकि देखो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों डबल है। अगर मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अंदर अगर संबंध देखूं तो ये डबल है। तो जो u है वो -2k के बराबर है। k के मान को मैं -2 से गुणा कर दूं तब हमारे पास u का मान निकल के आएगा। कीजिए दोस्तों, k के मान को -2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां माइनस का चिन्ह बच जाएगा जो कि हमें ये मान दे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्थितिज ऊर्जा को अगर मैं टोटल ऊर्जा के साथ देखता हूं, स्थितिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा, इसमें डबल है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, तो जो U है वो टोटल ऊर्जा की क्या होती है दोस्तों, डबल होती है। स्थितिज ऊर्जा टोटल ऊर्जा की क्या होती है, डबल। मतलब टोटल ऊर्जा को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, ये टोटल ऊर्जा है, इसको मैं 2 से गुणा करता हूं तो दोस्तों हमारे पास ये वाला मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से ये जो रिलेशन हमने देखा अभी, इन रिलेशन से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि किसी वर्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप 10 × -2 मतलब माइनस का 20 जूल बताएंगे दोस्तों। तो इन रिलेशंस को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हमने पढ़ा दोस्तों कुल ऊर्जा का फॉर्मूला -1/2 kZe²/r। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता। हमें जितनी ऊर्जा माइनस में है अगर उतने की उतनी ही ऊर्जा दे दूं तब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर जाता है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब देखिए, माना nवीं कक्षा की ऊर्जा, माना nवीं कक्षा की ऊर्जा मैं En मान लेता हूं दोस्तों। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा -1/2 kZe²/r। nवीं कक्षा की में कुल ऊर्जा कितने बढ़ेगी उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों ये। अब देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला हम डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, r का मान n²h²/4π²m kZe²। मैं क्या करूंगा, ये जो r की वैल्यू पीछे डेरिवेशन में हमने निकाल रखी है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियो देखें, आर की वैल्यू मैंने कहां से लिखी है ये, आप आर की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे। तो En = -1/2 kZe²/r, r की जगह लिख दूंगा n²h²/4π²m
kz²। तो देखिए ये बटा के बटा में है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा En इक्वल टू -1/2 kz² और ये 4π² और kz² बटा के बटा में था, पूरा का पूरा मैंने ऊपर लिखा और बटा में हमारे पास क्या बचा, केवल n² और h²। अब इसमें जो नियतांक है उसको आप एक बॉक्स में बंद कीजिए दोस्तों। En इक्वल टू -1/2, ठीक है, साथ में k नियतांक है, e² नियतांक है, 4π² नियतांक है, 4π² नियतांक है, यहां से हमारे पास m नियतांक है, ये k और ये k दोनों को दोस्तों एक जगह k² लिख देता हूं और ये e² और ये e², इसको भी एक जगह e⁴ लिख देता हूं। और क्या बचा हमारे पास, k हमारे पास आ गया दोस्तों, e हमारे पास आ गया, 4π² आ गया, m आ गया, यहां से बचा z और ये z, तो z और z बन गया दोस्तों z² और बटा में इधर h² लिख देता हूं और इधर में n² लिख देता हूं। इसको गौर करके देखिए दोस्तों, इसको गौर करके देखिए, ये सब के सब नियतांक है। k का मान वेल्नो ने 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, मैं लिख देता हूं फिर से, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, e की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, h प्लांक नियतांक है तो h की वैल्यू बढ़ जाएगी 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की वैल्यू दोस्तों, ये जो मैंने कंप्लीट जो ब्रैकेट लिखा है देखिए 1/2 k² e⁴ 4π² m अपॉन h², इस पूरे ब्रैकेट को ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की, इसकी जो वैल्यू है ये बराबर होती है RHC के गुणा के बराबर, 1/2 k² e⁴ 4π² m अपॉन h², इसकी वैल्यू RHC के गुणा के बराबर होती है। अब यहां ये RHC क्या है, ये भी एक नया नियतांक है दोस्तों। जो R है इसको तो पढ़ते हैं हम रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग नियतांक, और रीडबर्ग नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, तो R की वैल्यू होती है दोस्तों 1.097 × 10⁻⁷ और रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ये याद रखेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है रीडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तो 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। H आपको पता है प्लांक नियतांक है और C प्रकाश का वेग है और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां ये जो RHC आ रहा है, RHC इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। RHC का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहां हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसकी जगह हम लिख देंगे RHC, तो En इक्वल टू, माइनस का चिन्ह बाहर था, इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये जो वैल्यू थी इसकी जगह लिख दूंगा RHC, तो ये बढ़ गया हमारे पास RHC और ये बढ़ गया Z² अपॉन n²। अब देखिए En इक्वल टू माइनस RHC की वैल्यू कितनी है, 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, nवीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या किसी कक्षा में कितनी ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है En इक्वल टू माइनस 13.6 Z² बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि जो बोर मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करता है, बाकी लिथियम है, हीलियम है, इनके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। बोर मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, केवल उसी स्पेक्ट्रम को समझा पाता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन कह दो या हीलियम प्लस कह दो,
क्योंकि हीलियम प्लस कब बनेगा, जब वो दो में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, या फिर लिथियम प्लस प्लस कह दो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहां कह रहा हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब देखो मैं बात करूं फर्स्ट कक्षा की, फर्स्ट कक्षा के लिए, और किसकी फर्स्ट कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान भी 1 और N का मान भी 1। तो पहली कक्षा की ऊर्जा बनेगी E1 बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालूं सेकंड कक्षा की, तो सेकंड कक्षा के लिए क्या बन जाएगा, ये En इक्वल टू ई, दूसरी कक्षा के लिए E2 कह देता हूं, E2 इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, वो एक का स्क्वायर अपॉन, यहां हम बात करें एन स्क्वायर, तो दूसरी कक्षा के लिए एन का मान 2 हो जाएगा, तो एन का मान 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं जब 4 का भाग देता हूं तो ये हमें रिजल्ट देगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड कक्षा की बात करते हैं। थर्ड कक्षा, इसकी ऊर्जा को मैं E3 का देता हूं, तो E3 निकालने के लिए 13.6 में एक का स्क्वायर बटा इसमें 9 का भाग लगेगा, तो 9 का भाग देंगे तो ये आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसे फोर्थ क्लास की निकालूं तो चौथी कक्षा के लिए E4 बराबर पड़ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटा 16 का जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए एक और फिफ्थ कक्षा के लिए निकालो इसको। फिफ्थ कक्षा के लिए E5 निकालेंगे तो ये माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, इसमें 25 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए पहली कक्षा की ऊर्जा माइनस में इतनी, दूसरी कक्षा के लिए देखो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा के लिए, तो नाभिक से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जाएं बढ़ रही है या घट रही है, तो आपको लग रहा है कि ऊर्जाएं बढ़ रही है, क्योंकि देखो माइनस के अंदर भाई ये मान बढ़ा है कि ये मान बढ़ा है, ये माइनस 13.6 बढ़ा है कि माइनस 0.54 बढ़ा है, तो माइनस 0.54 बढ़ा है दोस्तों। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा है, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हैं उसका मान भी बढ़ता जाता है। अब इसमें एक चीज और गौर करने की है, अगर मैं यहां से इन ऊर्जाओं का अगर अंतर निकालता हूं दोस्तों, अगर मैं यहां से इन ऊर्जाओं का अंतर निकालता हूं तो इन ऊर्जाओं का अंतर देखिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऊर्जा अंतराल को लेकर। तो ऊर्जा अंतराल का मतलब E2 माइनस E1 करूंगा मैं, E2 की जगह E2 की वैल्यू रखो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का चिन्ह, और E1 का मान ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से यदि मैं E3 माइनस E2 करता हूं तो E3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस E2 की वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3.4 में से 1.51 लेस कर देंगे, 3.4 में से हम 1.51 लेस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ हमारे पास 8 बच जाएगा, और यहाँ 2 में से गया तो 1, तो ये हमारे पास बनेगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से यदि मैं E4 माइनस E3 करूं तो चौथी कक्षा में ऊर्जा है दोस्तों माइनस 0.85, और तीसरी कक्षा में ऊर्जा है हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी लिख दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.51 में से हम 0.85 घटा देंगे दोस्तों 0.85, तो यहां से हमारे पास बचेगा 6, यहां से हमारे पास बचेगा 6, यहां कुछ नहीं, तो ये हमारे पास बनेगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे यदि मैं E5 माइनस E4 करूं, ध्यान देना E5 की वैल्यू कितनी है माइनस 0.54, प्लस ये हमारे पास 0. इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 85 में से अगर हम 54 घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, 54 घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, और 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए
हमने पहली क्लास की ऊर्जा, इस तरीके से ऊर्जा स्तर रहते हैं ये मैंने बनाई दोस्तों पहली क्लास n बराबर 1, ये बनाई मैंने दूसरी क्लास n बराबर 2, ये बनाई मैंने तीसरी क्लास n बराबर 3, ये चौथी क्लास n बराबर 4 और ये पांचवी क्लास n बराबर 5। E1 पहली क्लास में ऊर्जा कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी क्लास में ऊर्जा कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी क्लास में ऊर्जा कितनी निकाली हमने? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी क्लास की ऊर्जा निकाली -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पांचवी क्लास की हमने ऊर्जा पता की दोस्तों 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान दें, पहली क्लास की ऊर्जा कम, पांचवी क्लास की ऊर्जा ज्यादा। पहली क्लास की ऊर्जा कम, दूसरी की उससे ज्यादा, तीसरी की उससे ज्यादा, चौथी की उससे ज्यादा, पांचवी की उससे ज्यादा। मतलब जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए आप, पहली क्लास की इतनी ऊर्जा, दूसरी क्लास की इतनी ऊर्जा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि उसको दूसरी क्लास में जाएगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा जिसका वो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। और कितनी ऊर्जा अवशोषण करेगा? इन दोनों के अंतर के बराबर, E2 माइनस E1। इन दोनों का अंतर कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां हमारे पास ऊर्जा का अंतर, इसको मैं डेल्टा E1 कह देता हूं। यहां ऊर्जा का अंतर है दोस्तों 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु में यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहे तो कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा? तो इन दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेगा, अर्थात 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी से तीसरी कक्षा में जाना चाहे तो कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा वो? तीसरी से दूसरी के लिए तो हमने निकाला 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डेल्टा E2 कह देता हूं, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे देखो चौथी और तीसरी क्लास के बीच में ऊर्जा का अंतर कितना है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डेल्टा E3 कह देता हूं। ऐसे ही देखो यहां ऊर्जा का अंतर और कम हो गया, इसको डेल्टा E4 कह देता हूं। तो यहां ऊर्जा का अंतर हमारे पास और कम हो गया, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, यहां गैप ज्यादा, यहां गैप कम, यहां गैप कम, यहां गैप कम। ये जो गैप कम बनाया है ये ऊर्जाओं के अंतराल को बता रहा है दोस्तों। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में जो ऊर्जा का जो अंतराल है वो कम होता जाता है, जबकि ऊर्जा का जो मान है टोटल उसका मान बढ़ता जाता है। तो ये बात भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को तीसरी से चौथी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहां बोर मॉडल करीब करीब फिनिश होता है। हम इसका एक वीडियो और बनाएंगे जहां हम आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा को लेकर, साथ में बोर मॉडल की कमियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक क्या क्या सीखा? त्रिज्या हमने पढ़ी दोस्तों, वेग हमने पढ़ा, गतिज ऊर्जा हमने पढ़ी, स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी, टोटल ऊर्जा हमने पढ़ी, और कक्षाओं के बीच में जो ये ऊर्जा अंतराल वगैरह इसको भी हमने देखा। तो एक बार हम वापस यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास सपोज नाभिक है, हम नाभिक से दूर जा रहे हैं दोस्तों, हम नाभिक से दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने पर देखो क्या क्या होगा। दूर जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्याओं के बीच में अंतराल बढ़ेगा, वेग का मान घटेगा, वेग घटेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगर हम ऊर्जाओं की बात करें E, तो उनकी ऊर्जाओं का मान बढ़ता है, लेकिन जो डेल्टा E है ऊर्जाओं का मान, ऊर्जाओं का जो अंतर है वो घटता है। ऊर्जाएं तो बढ़ रही है लेकिन ऊर्जाओं का जो ऊर्जा अंतराल जो है उसका मान दोस्तों घटता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा को लेकर हमने चर्चा की है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।